हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शिक्षा को लेकर। आज हम जानेंगे शिक्षा का महत्व क्या है और कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में क्या उसका असर पड़ा है, पहले से कौन सी शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां हैं हमारे भारत में, और उन चुनौतियों को हमें किस तरीके से उनका सामना करना है, उनमें सुधार लाना है। सरकार इसके लिए कौन सी योजनाएं ऑलरेडी बना चुकी हैं और कौन सी बना रही हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में आपने बहुत सारे क्षेत्रों को लेकर सुना होगा। मोदी जी ने ऐसा बोला था। आज हम शिक्षा को लेकर इस चीज़ पर चर्चा करेंगे और स्पेशली प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर चर्चा करेंगे। हमारा देश प्यारा भारत एक विकासशील देश है और हमें विकसित होना है। अब विकासशील से विकसित होने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे चेंजेस चाहिए हमारे कंट्री में, और उन चेंजेस में एक सबसे बड़ा चेंज है शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा को विकास का आधार माना जाता है। अब ये शिक्षा किस तरीके से विकास का आधार बनती है, ये हम जानेंगे शिक्षा के महत्व को जान के। सबसे पहला पॉइंट क्या है? गरीबी हटाने में। गरीबी हटाने में कैसे हुआ? आप जानते होंगे कि हमारे देश से बहुत लोग विदेशों में जाते हैं कमाने के लिए, और बहुत लोग गरीब तबके होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो बाकी देशों में जाते हैं, वहाँ कुछ काम करते हैं, कहीं ना कहीं उन देशों का विकास होता ही होता है। और हमारे यहाँ ये जो गरीब लोग हैं, इनको कितना कष्ट सहना पड़ता है बाहर जब ये जाते हैं। तो अगर शिक्षा रहेगी हमारे देश में, सभी को शिक्षा मिलेगी, तो वो अपनी घर की आर्थिक स्थिति को तो सुधारेंगे ही, और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और जब शिक्षित होगा तो बहुत सारे टैलेंट भी उभर के आएंगे, और जब टैलेंट आएंगे तो उनसे क्या होगा? देश में विकास होगा अलग अलग क्षेत्रों में। इसीलिए गरीबी को हटाना बहुत ही मुश्किल है। गरीबी क्या है? गरीबी का मतलब यही है कि इंसान इतना कमाए कि वो सिर्फ खाने पीने का 2 वक्त की रोटी कमा के बस रह जाए, उसके अलावा वो अपने ज़िंदगी में कुछ ना कर पाए, उसी को तो गरीबी कहते हैं, है ना। तो ये हुआ शिक्षा का महत्व। तो गरीबी हटाना बहुत ज़रूरी है, तभी विकास होगा। जब तक गरीबी नहीं हटेगी तब तक विकास असंभव है। असमानता कम करना है। अब हमारे देश में एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि आर्थिक स्थिति देखें तो आर्थिक स्थिति में भी बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे कुछ लोग अमीर हैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और ज़्यादा लोग अमीर नहीं हैं। जो लोग अमीर हैं मतलब उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, और बाकी क्या है, गरीब तबके जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। और उनके पास अगर राष्ट्र की अगर संपत्ति देखें तो वो उतनी होल्ड भी नहीं करते हैं। ज़्यादातर ये कम ही गरीब वाले लोग, अमीर वाले जो लोग होते हैं, यही होल्ड कर लेते हैं पैसे को, और गरीब वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा है और इनके पास पैसे कम होते हैं। तो ये जो अमीरी और गरीबी की असमानता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे क्या होता है? विकास नहीं होता है। कैसे विकास नहीं होगा? आपस में क्या होंगे? लड़ेंगे, भिड़ेंगे लोग, शोषण होगा, है ना। तो इससे असमानता रहेगी, और असमानता होने की वजह से क्या होगा? कहीं पे तो बहुत विकास होगा और कहीं पे क्या होगा? किसी क्षेत्र का शोषण होगा, किस लोगों का होगा। इसीलिए असमानता को कम करना है, तभी हम कोई भी एक तरह की जब नीति ले आएंगे तो वो सभी पे बराबर क्या होगा? लागू हो पाएगा। अगर हम कोई नीति ले आते हैं, योजना ले आते हैं, तो पता चला कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है और कुछ के लिए वो खास नहीं है। तो ये जो असमानता है, ये भी कहीं ना कहीं से क्या करती है? हमारे देश के विकास को प्रभावित करती है। तो इसलिए भी शिक्षा का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट क्या है? सामाजिक सुरक्षा में है। सामाजिक सुरक्षा में कैसे हुआ कि अगर इंसान शिक्षित रहेगा तो उसको लोग ठग नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से। इंसान क्या होगा? अपना बचाव खुद कर सकेगा, अपने लिए वो क्या करेगा? आवाज़ उठाएगा। अगर देश में कुछ भी गलत हो रहा है,
या किसी के मतलब कि शोषण हो रहा है, उनके किसी अधिकारों का हनन हो रहा है, तो जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने अधिकारों को जानेंगे, और जब जानेंगे तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो इससे क्या होगी, सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। और जब सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी तो जो हमारा देश है, जो भारत है, इससे क्या होगा, इसके ओवरऑल इसकी भी सुरक्षा क्या है, बढ़ेगी। जब ओवरऑल सुरक्षा बढ़ेगी तो क्या होगा, देश में विकास बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक है, तो सामाजिक जो सुरक्षा है वो किसी एक लोगों से नहीं होगी, सारे लोगों के साथ होने से ही होगी। और इसके लिए लोगों का शिक्षित होना ज़रूरी है। बिना शिक्षित हुए लोगों को अपने अधिकारों का पता नहीं चलेगा कि उनके अधिकार क्या हैं, हमें कब आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, अपने लेने के लिए कहाँ तक हमें बोलते रहना चाहिए। इसीलिए शिक्षा के विकास के भारत के विकास के लिए, देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट क्या है, लोकतंत्र को मजबूत रखने में। लोकतंत्र को कैसे मजबूत रखेंगे भाई, लोकतंत्र हमारा तभी ना मजबूत होगा जब क्या होगा कि हम सही लोगों का चुनाव करें, और वो आगे चल के जो हमारे देश का शासन कर रहे हैं हमारे देश पे, फिर वही लोग तो डिसीज़न लेंगे। तो यहाँ पे जब हर आदमी शिक्षित होगा तभी तो वो सही नेता का चुनाव करेगा, वरना तो कोई भी किसी बहकावे में आके किसी को गलत वोट दे देगा, किसी एक क्षेत्र के लोग, और फिर गलत लोग जाएंगे और फिर शासन गलत करेंगे। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, अच्छे लोगों को सामने ले आना है, तो उसकी मजबूती के लिए शिक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद है शासन के बेहतर संचालन में। तो अब मान लीजिए कि जब शिक्षा रहेगी, कोई भी शिक्षित व्यक्ति अपने अपने स्तर पे जो भी वो काम करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अच्छा काम करेगा ना, तो संचालन क्या होगा, ओवरऑल देश का अच्छा होगा, है ना। कोई नेता होगा वो भी अच्छा काम करेगा। तो कहीं ना कहीं से क्या है, ये लोकतंत्र और शासन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो मिला जुला के शिक्षा का महत्व बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति के शिक्षित होने से ओवरऑल हमारे देश का विकास होगा। इसीलिए कभी भी हम शिक्षा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और शिक्षा को इग्नोर करके किसी भी तरह का विकास हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा शोषण हो सकता है भविष्य में आगे चल के। ठीक है, उसके बाद एक सवाल उठता है कि ये असमानता क्यों है, ये क्या है, एक भारत का जो अभी मैंने डिस्कस किया था उसका ये कुछ हकीकत वाली जो बात है वो आपको जानना ज़रूरी है, जो कि मैंने एक मैगज़ीन से ली हुई है, और ये बहुत ही सही है। ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति का 3/4 हिस्सा देश के सबसे अमीर 1% लोग तक सिमटा हुआ है, जो मैंने अभी कहा। वहीं तकरीबन 60% आबादी की राष्ट्रीय संपत्ति की हिस्सेदारी महज 5% है। यानी 60% आबादी जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति का सिर्फ 5% होल्ड की हुई है। ठीक है, यानी कि सोचिए क्या स्थिति है, कितनी असमानता है। तकरीबन 26% लोग निरक्षर हैं। अभी इसमें भी सोचिए 26% क्या है, निरक्षर है। और देश की 90% से भी ज़्यादा श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्रों में काम करती है। इसके अलावा अभी भी देश के करीब 20% आबादी गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं। सोचिए तो शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण हुई। अभी भी 20% की आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है, असंगठित क्षेत्रों में काम करती है। इसके अलावा अभी भी देश के वही सारी चीज़ें फिर इसमें यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये रहा जो कि कुछ फैक्ट थे जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि असमानता किस तरीके से है। ठीक है, ये सब आपको 11th की इकोनॉमिक्स के बुक में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। कोरोना वायरस का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। अब ये तो लेटेस्ट है एकदम से कि ये क्या इस समय चल रहा है। तो 15 लाख से ज़्यादा स्कूल और शिक्षा उच्च शिक्षा जो संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, ये सब क्या हुए हैं, बंद हुई हैं। ठीक है, 15 लाख स्कूल और ये सारी चीज़ों को मिला दें तो 40,000 शिक्षण संस्था को बंद करना पड़ा है
कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको हो रही है? गरीबों को हो रही है, क्योंकि वो तो दिहाड़ी का काम करते हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ उन्हीं पैसों से उनका जीवन यापन होता है। उनके पास तो इतने बैंक में पैसे नहीं हैं कि वो बैंकों में जमा कर लेंगे और उनका रोजी रोटी चलता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित वो हो गए हैं। और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या है, कुछ स्पेशल पैकेज बनाए गए हैं, जो कि स्पेशली वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था, इसी चीज़ को बताने के लिए कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कौन कौन से वो आर्थिक पैकेज है जिसको लाया गया है, और वो आज अभी हम डिस्कस करते हैं। समानता के साथ तकनीक आधारित शिक्षा, ये एक अब थीम होगी हमारे आने वाले इस टाइम में, कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में, कि समानता के साथ तकनीकी आधारित। यानी ऐसा नहीं है, मान लीजिए कुछ तकनीक हम लोग ने ले आया, ऑनलाइन टीचिंग जैसे हो रही है, और एक गरीब कोई है, उसके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे कि ये सारी सुविधाएं नहीं है, उसकी फैमिली में इतने पैसे नहीं हैं, तो ऐसी तकनीकी आधारित शिक्षा तो हम नहीं दे सके ना। तो हमें कैसी तकनीक आधारित शिक्षा देनी है? समानता वाली, जो हो, सब लोग समान हो, ये हम मान के चलेंगे। ये हमें ऐसी तकनीक ले आनी है जो गरीब के पास भी हो, अमीर के पास भी हो, और मिडिल क्लास लोगों के पास, सबके पास हो। ठीक है, तो हमारा एक ये थीम है, समानता के साथ तकनीक आधारित शिक्षा। ये है एक आर्थिक पैकेज। दूसरा है PME विद्या कार्यक्रम, यह भी मैं आगे बताऊंगी कि ये है क्या। उसके बाद है दीक्षा, एक देश एक डिजिटल कार्यक्रम। ठीक है, ये सारी चीज़ें, योजनाएं बनाई जा रही हैं आने वाले टाइम के लिए। टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के मतलब कि ऐसा कोई चैनल ले आएंगे जिस पे कि क्लास 1 2 3 4 चैप्टर वाइज सारे वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और टीवी सबके पास उपलब्ध हो सकता है और वो सारे लोग पढ़ सकते हैं। रेडियो के माध्यम से भी, क्योंकि रेडियो का नेटवर्क ज़्यादा है, वो ज़्यादा गांव तक फैला हुआ है, जितना टेलीविज़न भी नहीं है उतना रेडियो फैला हुआ है, तो हम रेडियो के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा पहुंचाएंगे, इस पे फोकस ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे चैनल्स बनाए जाएंगे, ऐसे कार्यक्रम खोले जाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है जो मैंने अभी बोला था, PME विद्या है क्या, ठीक है, जिस पे कि काम चल रहा है आने वाले टाइम में। इसमें क्या है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक पहल, एक या डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर, ठीक है प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा के लिए मल्टी मोड का उपयोग करने में सक्षम होगी। इससे देश भर में लगभग 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों लाभान्वित, मतलब उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये है PME ई विद्या, जिस पे कि काम चल रहा है। 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट स्लाइड है, अभी एक मिनट, उसके बाद है मनोदर्पण है। ठीक है, मनोदर्पण भी अभी मैं आपको बताऊंगी। मनोदर्पण के ऊपर काम चल रहा है। इसमें क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए पोर्टल है। मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य, मनो का मतलब ही हो गया है मानसिक से रिलेटेड है। तो छात्रों और अगर शिक्षक को मानसिक, अगर उनकी स्थिति को ठीक रखना है, उनमें डिप्रेशन ना हो, वो पढ़ सकें। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए मनोदर्पण योजना बनाई जा रही है। उसके बाद एक है, यहाँ पे होगा स्वयं प्रभात डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न प्लेटफॉर्म। हर कक्षा के लिए एक चैनल होगा। ठीक है, एक चैनल होगा जिसमें हर क्लास के लिए चैप्टर वाइज वहाँ पे कोर्सेज चलेंगे। तो इसके लिए भी काम चल रहा है कि इस कोरोना वायरस के संक्रमण में आत्मनिर्भर हमारा जो भारत है वो घर बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सके, जान भी बची रहे और वो पढ़ाई भी कर सके, क्योंकि पढ़ाई तो रुकेगी है नहीं। ठीक है, सुन और न देख पाने वाले बच्चों के लिए भी ई सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। ई पाठशाला में अगर आप जाएंगे, वहाँ 200 से ज़्यादा पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की गई है।
यानी कि हर तरह के बच्चों की व्यवस्था की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ही मनोदर्पण की योजना को शुरू करने की सोची है। एक आया था कार्यक्रम 2018 में संभावनाशील कार्यक्रम आया था, जो कि पिछड़े ज़िलों में जो पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जहाँ पे कि बिजली की, पानी की, इन सारी चीज़ों की भी बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वहाँ तक भी ये शिक्षा जाए, इसके लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बनाई जा रही हैं शिक्षा को लेके। अब चुनौती भारत की क्या है कि अगर राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के मुताबिक अगर हम देखें, 2014 की बात है, तो 13 साल तक के 3.2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। अगर हम माध्यमिक स्तर की बात अगर ये आंकड़ा देखें तो 10% है। और कुछ एक सर्वे भी आया है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 5वीं कक्षा के 50% और 8वीं कक्षा के 27% बच्चे दूसरी कक्षा की पुस्तकें नहीं पढ़ पाते हैं। तो सोचिए, ऑलरेडी हम लोगों को इतना इम्प्रूवमेंट करना है, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी हमें सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है ना, तभी हो पाएगा। यानी जो शिक्षा दी जा रही है उसमें भी हर विषय की जो शिक्षा है वो उतनी अच्छी नहीं मिल रही है, तो उसमें भी सुधार करने की बहुत ही ज़रूरत है। अब आगे की राह क्या होगी? ये तो चुनौतियाँ हुई, योजनाएं हुई जो कि सरकार इस समय बना रही है, और आगे की राह क्या होगी कि राजकोषीय चुनौतियों से निपटना होगा। मजबूत शिक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें और भी जो भी संसाधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चाहिए वो हमें उसको भी अवेलेबल कराना होगा इस फील्ड में, तभी जाके हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग ही नहीं चाहिए, उसके साथ ही साथ बुक्स की भी ज़रूरत है, और भी सारे मीडिया और भी सारे माध्यम हैं जिनसे बच्चे सीखें। अब उनको प्रैक्टिकल्स कराने हैं, वो किस तरीके से कराने हैं, कुछ लैब की सुविधा होंगी जिससे कि विज्ञान वर्ग के बच्चे भी सीखें। ठीक है, वो अपने देश के विभिन्नता को जाने, कोने कोने हर चीज़ों को जाने। तो इसके लिए बहुत सारे चीज़ें मतलब संसाधन चाहिए जिससे कि वो लर्न कर सकें। जीडीपी के अनुपात में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। आप जानते होंगे कि हमारे देश और देशों में अगर देखें तो जीडीपी का जो अनुपात जो है हमारे देश में कम है, और लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, और उसकी वजह से वहाँ का रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। हमारे देश में लड़कियों की भी जो शिक्षा जो दी जाती है वो अभी कम है और देशों के मुकाबले, और प्राथमिक स्तर पे ही बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई, फिर माध्यमिक स्तर पे जाके छोड़ देते हैं। और सारे देशों में इससे ज़्यादा एडमिशन होता है, हमारे देश से कहीं ज़्यादा प्राथमिक स्तर पे होता है, जैसे चीन वगैरह में 6 गुना तक भी होता है। तो वहाँ पे ऐसे छोड़ते नहीं हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत ही सुधार की ज़रूरत है। इन्वेस्ट ज़्यादा करना होगा एजुकेशन में, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के इस कौन इतना खर्चा कर पाएगा अपने अपने स्तर पे, कितना प्राइवेट के लोग भी करेंगे। तो ओवरऑल सभी को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। समाज के सबसे कमज़ोर तबके तक पहुंचना होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास या अमीर लोग तक ही शिक्षा अगर मिल जाती है तो वही लोग क्या हो गए, शिक्षित हो गए, और गरीब लोग सिर्फ मजदूरी करें, दहाड़ी करें, वो कैसे तैसे गुजारा करें, तो बस यही हमारा विकास होगा। ऐसा नहीं है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सबको शिक्षा मिले, कोई भी पीछे नहीं रहे। ठीक है, तो ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के बारे में था। जो चुनौतियाँ थी, जो आगे की राह थी, वो मैंने डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।